ना पाए उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। तो ह्यूमन डिजीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। कंटाइजेनल डिजीज़ उसको बोलते हैं जो बाय बर्थ होता है, बाय मदर्स वूम, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा एक्वायर्ड डिजीज़ होता है। तो एक्वायर्ड डिजीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हमें बाय बर्थ डिजीज़ की अगर हम बात करें तो कौन सा डिजीज़ है? हैरेलेप है, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लब फुट है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे थे इसकी एक्वायर्ड डिजीज़ की। एक्वायर्ड डिजीज़ किसको बोलते हैं? जो डिफेक्ट और डिसऑर्डर बर्थ नहीं होता है लेकिन अदर फैक्टर्स से होता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देख रहे थे, ठीक है। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो ये हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ के वजह से होता है। क्या आप लोग को बैक्टीरिया कैसा होता है देखना है? बताओ। यस, हाँ जी, आपको देखना है बैक्टीरिया कैसा होता है? यस, बोलो। देख लो, वैसे तुम लोग देखे होगे। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना बैक्टीरिया का। आप देखते हो जो भी फूड होता है, अब जैसे इसके अंदर देखो ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हो आप यहाँ पे, है ना। उससे अभी एक हमने बेसिक एग्जांपल दिखाया था आपको, जैसे एक और देखा तो ये तो आपका, ये तो खैर आपको पता है कोरोना चल रहा है तो कोरोना का कोरोना तो देख ही चुके हो आप। एक देख लो, अब देख रहे हो क्या हुआ है यहाँ पे? बैक्टीरिया, फंगस और वायरस ने अटैक किया इस किस पे? ये रोज लीफ है ना, रोज लीफ, ठीक है। अब हम इंसान के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हमारा पार्ट्स खराब हो जाता है, हाथ में इचिंग होती है, स्किन इचिंग होती है, वॉमिटिंग होता है, अलग अलग बीमारी होती है। लेकिन बीमारी सिर्फ हमें नहीं होती, ऐसा अटैक हमारे किसके ऊपर होता है? आप भले इग्नोर कर देते हो, प्लांट्स को क्या हो गया, काट के फेंक देते हो, तोड़ देते हो, लेकिन देखो तकलीफ सबको है। तकलीफ क्या है? सबको है। देख रहे हो, बाय बाय फंगाई, इसमें फंगस का अटैक हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस बताइए। यस, है ना। अब ये देखो कैबेज फ्लावर में बैक्टीरिया अटैक हुआ है, फंगस वायरसेस का कैटेगरी है। अब देख रहे हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर का निकाल करके फेंक देते हैं और अंदर का खा लेते हैं। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना कहीं अटैक जो है सब जगह पे होता है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को बोला जाता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। दीज वेक्टर्स माइक्रोब्स ट्रांसमिट थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड बाय द फिजिकल टच ऑफ वन बॉडी टू अनदर। मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें भी हैं, चाहे वायरस है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जाता है। अगर एक में हुआ है तो फिर दूसरी की तरफ ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। इन्फेक्शियस का मतलब, और कम्युनिकेबल मतलब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या इन्फेक्शियस डिजीज। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला टर्म है हमारा नॉन कम्युनिकेबल। क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या है हमारा? बोलो। नॉन कम्युनिकेबल की अगर हम बात करें तो वो ट्रांसमिट या कम्युनिकेट नहीं होता, ना ही इन्फेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन किसके लिए? एक हेल्दी पर्सन पे, एक हेल्दी पर्सन के ऊपर ट्रांसमिट या कम्युनिकेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कुछ बीमारी ऐसे हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आर्थराइटिस होता है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो अगर वो इंसान किसी को टच करेगा तो क्या उसको भी हार्ट अटैक हो जाएगा? ऐसा होगा? नहीं होगा, करेक्ट। एक आदमी को कैंसर है तो दूसरे आदमी को टच करेगा तो कैंसर हो जाएगा उसको? ऐसा नहीं है। एक आदमी को डायबिटीज़ है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो उसके पाप की वजह से, ज़्यादा मिठाई रसगुल्ला खा लिया उसने, तो उसके गलती की वजह से डायबिटीज़ हुआ है उसको, ठीक है। हार्ट अटैक ज़्यादा है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, हार्ट का ख्याल नहीं रख रहे, एक्सरसाइज नहीं करते, प्योर ऑक्सीजन नहीं ले रहे, पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं, पानी बराबर नहीं पीते, तो ये सारे उसके पाप हैं। अब उनके पाप की वजह से टच करने से दूसरे को थोड़ी वो पाप ट्रांसफ़र होगा। बात क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो उस इंसान के वजह से ही होता है किसी पर्टिकुलर आदमी को, और ये किसी को टच करना या कम्युनिकेट नहीं करता है। चलिए बात आपको समझ में आ गई। आगे की बात करते हैं। हमारा अगला है डीजेनरेटिव डिजीज़। डीजेनरेटिव डिजीज़ की बात होती है। डीजेनरेटिव याद रखना, डीजेनरेटिव। अब देखो, एक होता है जनरेट करना। जनरेट करना मतलब नया बनना, नया चीज़, नए सेल्स का फॉर्मेशन होना। लेकिन नया डीजनरेट लिखा, इसका मतलब कहीं ना कुछ तो हमारे ऑर्गेन्स में गड़बड़ हुआ है, जिसमें वो नया रीजनरेट नहीं हो रहा है। री मतलब फिर से जनरेट नहीं हो रहा, नए सेल्स नहीं बन रहे, वो सेल्स डेड हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारे कोई ऑर्गेन में क्या हो गया है? प्रॉब्लम आ गई है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? बोलो,
ठीक है। जैसे हार्ट डिजीज़ है, हार्ट जिस रेट से हमारा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जिस रेट से करना चाहिए उस टाइप से नहीं कर पा रहा है, प्योर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, या लीवर में कोई इफेक्ट हो गया है, या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस है, या एलर्जी हो रही है, ये सारे डिजेनरेटिव डिजीज़ है। क्या है? डिजेनरेटिव। डिजेनरेटिव का मतलब क्या हो रहा है, किसी आपके बॉडी में कोई पार्ट में खराबी हो गया। कोई पार्ट क्या हो गया, खराब हो गया आपका। इट्स नॉट वर्किंग, इंटरनल डिफेक्ट कहते हैं। इंटरनल डिफेक्ट आप कह सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ उसको बोलते हैं जो पैथोलॉजिकल स्टेट पे होता है, और क्लिनिक साइन कैरेक्टर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें कैसे पता लगा जा सकता है, जब आप कोई चीज़ें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रेंट नहीं लेते हो। ठीक है, ये कुछ न्यूट्रेंट जो है, जो अगर आप नहीं लेते हो तो उसके वजह से होता है। अब आपको जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो मिल्क नहीं पीते, हेयर ऑयल नहीं लगाते, या डायलेंस नहीं, तो किसी का बाल झड़ने लग जाता है, बाल टूटने लग जाता है, यानी ये सब किसके वजह से हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ करोगे तो होगा, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी आपने वो चीज़ नहीं किया। चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं, डिफिशियंसी में एनीमिया हो गया, गोइटर हो, गोइटर किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की वजह से होता है, विटामिन ए के वजह से, सॉरी, विटामिन बेरी बी के वजह से होता है। स्कर्वी की अगर हम बात करें, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। जैसे हाँ, फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, लेमन का कुछ नहीं ले रहे हो, तो ये सब के वजह से, सिट्रस फ्रूट, यस, जैसे तुम्हारा लेमन का हो गया, ऑरेंज हो गया, जो भी आप कहना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, चीज़ें और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, है ना। ये दूर कैसे करना। अगला पॉइंट है, बहुत डेंजरस बात है, कैंसरस, कैंसर डिजीज़ और कैंसरस डिजीज़ और कैंसर। ये डिजीज़ जो होता है इरेगुलर ग्रोथ के अंदर होता है, टिश्यू का ग्रोथ नहीं हो रहा, या डिजीज़ कैंसर हो रहा। देखो होता क्या है, हमारे आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर नए नए सेल्स बहुत फ्रीक्वेंटली नए फॉर्म होते हैं। कुछ सेल्स डेड हो गए तो नए फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जिसको कैंसरस डिजीज़ का प्रॉब्लम है उनके सेल्स का फॉर्मेशन रुक जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। और आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड व्हाट, टिश्यू, एंड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म एन ऑर्गेन। एम आई क्लियर विथ माई वर्ड्स? बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, यस सर। ठीक है। और सेल्स का जब स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, हाँ, स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोलॉजी बोलते हैं, CYTOLOGY। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, टिश्यू। और ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज ऐड होते हैं तो क्या बन जाता है मेरा, ऑर्गेन। क्या बन जाता है, ऑर्गन। लेकिन मुझे बताओ, अगर सेल ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑर्गन कैसे काम करेगा, या नया फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं होगा ना। ग्रोथ भी रुकेगा और वो क्या होगा, फाइनली डिजीज़ का शिकार हो जाएगा। अब डिजीज़ का शिकार क्यों होगा, आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि सर ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सेल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो डिजीज़ कैसे होगा। बड़ा दिलचस्प बात है, नहीं, डिजीज़ कैसे हो गया। अरे बॉडी नहीं चलेगी, नहीं, ये बोला है ना, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, अनप्रोफेशनल बात है कि बॉडी नहीं चलेगी। थोड़ा प्रोफेशनल बनो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। प्रोफेशनल में क्या होगा, जब सेल्स नहीं डेवलप होंगे तो जो डेड सेल्स थे तो उसको तो रिन्यू करना पड़ेगा ना, वहाँ पे नए सेल्स चाहिए। तो ऑर्गन खराब हो जाएगा भाई। ऑर्गन क्या होता है, जब आप मशीन को यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होता है या नहीं होता है हमारा ऑर्गन, यस होता है ना। ठीक है, अगर आपको पैर में चोट लग गई सपोज, तो आपको पता है कि कितने सेल्स डेड हो गए। आपको वो चोट हो गया, जैसे जख्म लग गया, वुंड हो गया, लेकिन कितने सेल्स डेड हो गए शायद आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद वो ठीक हो गया, इसका मतलब नए सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, है ना। लेकिन उससे 15 दिन लग गए। लेकिन कुछ लोगों का आपको पता होगा कि वो इन्फेक्शन हो जाता है, नए सेल्स नहीं बनते, वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड कैंसर हो जाता है उनको। पता है ना आपको, सुना होगा आपने कि सर कुछ नहीं, कुछ छोटा सा जख्म हुआ था सर, नॉर्मल ही था, फिर ठीक हो गया वो। लेकिन उसको नहीं पता कि वो ठीक तो हो गया, लेकिन अंदर के सेल्स क्या हो गए, डेड के डेड ही रह गए। बाद में ब्लड में इन्फेक्शन हुआ, ब्लड कैंसर हुआ, आदमी मर गया। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मरने की वजह से भी क्यों हुआ, क्योंकि प्योर ब्लड का सप्लाई नहीं, और हमें चाहिए क्या, प्योर ब्लड चाहिए। तो उसका मतलब कहीं ना किडनी सपोर्ट कर रहा है ना लंग सपोर्ट कर रहा है, तो फिर किडनी और लंग्स को प्रॉब्लम आएगी, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और डायलिसिस करना पड़ेगा, फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको हार्ट का चेंज करना पड़ेगा, और हार्ट में इशू आएगा तो फिर तो
कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट को प्योर ऑक्सीजन चाहिए या प्योर ब्लड चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो आप इम्प्योर बार बार भेजोगे या सेल्स डेड रहेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। चलो आगे की बात करते हैं, एलर्जी की बात कर लें। एलर्जी की अगर बात करें तो जितने भी कंपोनेंट हैं फूड स्टफ में, वो चीज़ें खाने के लिए नहीं होती। ठीक है, मतलब इज़ नॉट सुटेबल फॉर एवरी ह्यूमन बॉडी। और कुछ चीज़ें हैं ऐसी होती हैं जो हाईली सेंसिटिव होती है और रिएक्शनरी इम्पैक्ट डालता है, यानी रिएक्शन हो जाता है कुछ लोगों को, और उसमें डिजीज़ के नाम से कह देता है एलर्जी बोला जाता है। अच्छा, आपको पता है कुछ लोगों को केला पसंद नहीं होता, कुछ बोलते हैं कि अप एंड आउट ब्रेथ का प्रॉब्लम है ना, एलर्जी हो जाती है, खांसी होने लग जाता है, सुना है आपने, कफ बन जाता है। बोलो क्लियर है? जी यस। सर। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को ये ना डाइजेस्ट नहीं होता, एलर्जी होने लगता है, वॉमिटिंग होने लग जाता है, मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता। ये क्या हो रहा है एक्चुअली? ये सब चीज़ें क्या चीज़ है कि कुछ फूड ऐसे हैं जो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। एलर्जी। बड़ा दिलचस्प बात है, कुछ लोगों को किसी चीज़ की खुशबू भी पसंद नहीं आती। अब किसी को कोई चिकन बना रहे हैं तो खूब बहुत मज़ा आता है, नॉन वेज बन रहा है बड़ा मज़ा आ रहा है, बट कुछ लोगों को क्या होता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है। बराबर है ना? कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता या फिर उसको खुशबू पसंद नहीं आती, तो वो चीज़ें हो जाती है। कुछ लोगों को देसी घी का खुशबू पसंद आता है, कुछ लोगों को बहुत बेकार लगता है, कुछ लोगों को पेट्रोल का भी खुशबू अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप समझ रहे हो ना मतलब? तो क्या है ये सारी चीज़ें? हालांकि इसको एलर्जी का मैं नाम नहीं दूंगा, बट कहीं ना कहीं आप देसी स्टाइल में समझो तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो चीज़ें क्या हो रही है, लोग पसंद नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ बात करेंगे वो चीज़ की जो हम खाने के रूप में बात करते हैं, खाने के रूप में बात करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना बात? अब एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग करेला का सब्जी खाएंगे थोड़ा सा, फिर वॉमिटिंग कर देंगे, है ना, क्योंकि उनको कड़वा लगता है या फिर जो भी है वाट एवर इट्स लाइक, बट कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? इसका मतलब या तो उसका सुटेबल नहीं है या उनको क्या हो रहा है, उनका रिएक्शनरी, उनका बॉडी रिएक्ट अलग अलग तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप की डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एलर्जिकल डिजीज़ बोलेंगे। चलिए अगला है जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो डिजीज़ जो होता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है उसको जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो आप लोग को पता है हीमोफीलिया क्या होता है? बोलो यस, बोलो यस। नहीं पता, देख लो एक बार, मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, आप देख लो एक बार, क्योंकि एक बार आप देख लोगे ना तो आपके माइंड में पता चल जाएगा। देखिए ठीक है, तो इस टाइप से अब आप देख रहे हो बहुत लोगों को ये देखो देख रहे हो उसके हाथ में क्या हुआ है, ब्लड सेल से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, मतलब दिस डिजीज रिलेटेड टू ब्लड सेल्स। बट ये चीज़ें हुई कैसे, कब से डेवलप हुआ? ये जेनेटिक डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ है? जेनेटिक से। अब आप देख लो, यहाँ देखो ये मॉम डैड है ना, मदर फादर, देखो ये डायग्राम में दिखाई देता हूँ, इतनी बात हो गई अपनी को। MyDoctorCom.com। खैर इसमें नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो तुम लोग को ये चीज़ दिख रहा है ना, एक डायग्राम से तुमको आइडिया लग रहा है, बस मैं थोड़ा यहाँ में मदर और फादर में है, इसमें देखो एक्स वाई एक्स एक्स। मेरी बात है ना? अगर मैं फादर को एक्स मानता हूँ, मदर को वाई मानता हूँ, या फिर एक्स वाई मानता हूँ, एक्स वाई मानता हूँ, तो जो प्रॉब्लम फादर मदर में रहेगी जेनेटिक, वो प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो जाती है किसमें, बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कुछ फादर ऐसे होते हैं जिनके बाल उड़ने लग जाते हैं, ये तो मैंने लाइव देखा भी है, बाल उड़ने लग जाते हैं, तो बच्चे का भी बाल उड़ने लग जाता है एक टाइम के बाद। लगभग अगर पिताजी का लगभग 35-40 ईयर्स के एज में, 45 ईयर्स में, 40 ईयर्स में भी एज में अगर उनका बाल गिरने लग गया है तो बच्चे का भी गिरने लग जाता है। लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लड़के का तो है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? यस बोलिए, बोलो क्लियर है? यस, हाँ जी, ठीक है। तो यही चीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस का भी बात अगर है तो ये भी कौन सा डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़। आगे बात करते हैं, देखो मेन ह्यूमन डिजीज़ की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे और रेमेडियल मेजर्स की बात करेंगे। एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। अभी हमने सिर्फ बेसिक्स देखा था, एक एक करके समझते हैं। कॉन्टिजेंटल
ये कॉन्टिजेंशियल जो तुमको बोलना है वैसे बोलो, कॉन्जेंशियल या कॉन्जेंटियल जो बोलना है। हार्ट डिफेक्ट्स, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कभी कभी माइक्रो होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये आपने सुना होगा कि एक पिक्चर भी था वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जिसमें कंगना रनौत को बोलते दिल में छेद है, सुना था तुम लोगों ने, पिक्चर देखे हो? अरे हेलो 1 2 3 नहीं देखे हो ना? तो उसमें क्या होता है, कंगना रनौत को फिल्म में बताया गया है कि उनके दिल में छेद है। तो वो बचपन में तो नहीं पता चलता, लेकिन जब बड़े होने लग जाते हैं तो है ना, वो होल बड़ा हो जाता है, बाद में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और फाइनली आदमी की डेथ हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स, जब हम डिटेल पे पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे दोनों चैम्बर्स की अगर बात करें, बोथ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, दोनों जो लेफ्ट और राइट हम बात करें यहाँ पर लिया जो कहना है, तो सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्टरियल सेप्टम के नाम से एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एबनॉर्मल पैसेज ऑफ ब्लड, मतलब एक होता है प्रॉपर पैसेज जो सही तरीके से जाना चाहिए, और दूसरा होता है एबनॉर्मल पैसेज, ठीक है, फ्रॉम वन आर्टरियल चैम्बर टू अदर मे बी प्रेजेंट एट द बर्थ। कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें जो होती है, प्रॉब्लम कब होती है, बचपन में ही होती है। जिस तरह से स्ट्रक्चर हार्ट का होना चाहिए, जो पैसेज होनी चाहिए, वो एरर कब हो गया, बचपन में ही हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस। तो उसके लिए अब अगर बचपन में माँ बाप के अंदर किसी को हुआ है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यही चीज़ क्या होता है, जो अपर है या लोअर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि चूंकि वहाँ पे होल है इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसमें दोनों टाइप के इफेक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है, सर्टरिंग या सिया एजेस, दोनों के एजेस को हमें क्या करना पड़ेगा, टाई करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरी तरह से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इन दोनों डिफेक्ट में दोनों क्लोज हो जाते हैं, कोई एक क्लोज हो जाता है या फिर एजेस उसके क्लोज हो जाते हैं। तो इस कुछ केसेस में क्या करते हैं हम लोग, सिंथेटिक मटेरियल डाल करके इस डिफेक्ट को हटाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये सॉर्ट आउट परमानेंट नहीं हो पाता। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, बोलो क्लियर है? यस। कोशिश करते हैं हम कि इसको एजेस को क्या करें, सुई धागा से, अब सुई धागा नहीं बोलना चाहिए, वो अलग टाइप का ऑर्गन होता है जिससे हम स्टिचिंग करते हैं, लेकिन हार्ट की बात हो रही है ना? हाँ, हार्ट की बात हो रही है, हार्ट की चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की, तो उसमें स्टंट डाल देते बच्चा। हाँ, लेकिन सिलाई करते इम्पोर्टेंट ये कि वो छेद को भरना है, हाँ, ठीक है, ताकि जो प्रॉपर पैसेज होना चाहिए। अब ये बताओ, पानी में लीकेज होगा टैप वाटर में तो पूरा पानी आएगा बाल्टी में? क्या नहीं आएगा। तो क्या करते हो, ऊपर से सॉल्यूशन डाल देते हो, चिपका देते हो अलग से, वो अलग से जो आता है, तुम समझ गए ना, रबर टाइप का, फिर फाइनली काम हो जाता है। लेकिन क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन हुआ, क्या नए जैसा हो पाएगा वो चीज़? जुगाड़ है ना वो, तो जुगाड़ है कि नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी होगा वो। हाँ, हो सकता है कि आराम से 6 साल 7 साल पाइप चल जाए, उसी तरह से आपका हार्ट भी अच्छे से काम करने लग जाए, प्रोवाइडेड कि आप उसका केयर करते हो अच्छे से, ठीक। अगला है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, हीमोलाइटिक डिजीज़ है ये, जो ब्लड ग्रुप के इनकॉम्पैटिबिलिटी के बीच में होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, जो मॉम होती हैं उनका जो ब्लड ग्रुप होता है, क्या वो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप सेम हो, ये क्या ये ज़रूरी है? बोलो नहीं है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि इनकॉम्पैटिबल जो ब्लड ग्रुप होता है, इसके वजह से ये डिजीज़ निकल कर आता है, ठीक है। जो मदर और फीटस बॉर्न इन्फेंट, न्यू बॉर्न किसके अंदर होगा, उनके ऊम्ब के अंदर होगा, है ना, कोख के अंदर होगा, लेकिन दोनों ब्लड ग्रुप मिसमैच हो गया या इनकॉम्पैटिबल हो गया तो ये डिजीज़ बन जाएगा। यानी ब्लड ग्रुप चाहे जो भी हो, बट कॉम्पैटिबिलिटी का होना ज़रूरी है, बराबर ना। अगर कॉम्पैटिबल नहीं होगा तो ये डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके। अगर हम कॉन्वेंशनल फॉर्म में या ट्रेडिशनल फॉर्म की अगर हम बात करें, ये तब होता है जब हमारे पास RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव फॉइटर्स की बात है, यानी दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होता है, दोनों के अंदर क्या चीज़ें होती है, एक RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो आप, बराबर ना। लेकिन ऐसा कब होता है कि दिस हैपेंस व्हेन RH नेगेटिव वुमेन मैरिज विद एन RH मैन विद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी RH पॉजिटिव
एरिथ्रोसाइट्स फ्रॉम द बेबी कैरीज थ्रू द प्लेसेंटा एंड इम्यूनाइज द RH माइनस नेगेटिव मदर एंड सो दैट द वोमेन प्रोड्यूसेस एंटी RH। तो एक बात है कि अगर RH पॉजिटिव, अब देखो जब शादी होती है तो थोड़ी ना ब्लड ग्रुप चेक करते हैं भाई, अरे बोलो यस, बस कास्ट सेम है हो गया भाई। जी सर, ये समझ नहीं रहा। अरे एक बात बताओ, जब शादी करते हैं तो ब्लड ग्रुप चेक करके करते हैं क्या? आपका O पॉजिटिव है तो O नहीं पॉजिटिव सर। लड़की के साथ ही शादी करेंगे? तो बोलेंगे फिर तो होने से रहा लड़की का इंडियन लोगों की शादी तो फिर बराबर ना। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब RH पॉजिटिव का आदमी है, मैन है, मेल है, और RH नेगेटिव की फीमेल है। तो RH पॉजिटिव अगर है, सर RH क्या है? अरे ब्लड ग्रुप, मतलब ये ब्लड ग्रुप का एक, मतलब वैसे B पॉजिटिव बोलते हैं ना, बट ये एक पैरामीटर है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। मतलब साइंटिफिक नेम टाइप समझ गए सर। अरे यार दिखा देता हूँ, देखो RH पॉजिटिव, देखो पहले टेस्ट रीसस मंकी करके देखो, उससे इसके- किया था, तो रीसस मंकी है तो उसलिए RH बोलते हैं। देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो है ना, एक्चुअली RH इज ए फैक्टर, दिस इज ए फैक्टर कि अब मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि ब्लड A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, A पॉजिटिव। RH इज ए फैक्टर एंड आफ्टर दैट इट इज डिसाइडेड A होगा, B होगा। ये रेड ब्लड सेल्स को चेक करने का एक फैक्टर है। क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। अब कुछ यस सर। बात क्लियर है कि नहीं? तो इस टाइप से हम चेक करते हैं। देखो कुछ लोगों का क्या है, इस टाइप से होता है, रिसिपिएंट है या डोनर है, ये खैर अलग चीज़ है, बट आप समझ तो पा रहे होगे चीज़ें कि किस टाइप से है ना। बोलो क्लियर है? यस, ठीक है। दिस इज तो सर ये RH जो है वो लैब में मालूम पड़ता ना, मतलब हाँ, वो लैब वाले, लैब का अरे आपको तो सिर्फ इतना बोलेगा आपका वो पॉजिटिव है, बट एक्चुअली उसने हाँ, पैरामीटर तो RH चेक किया है उसने। RH फैक्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? RH फैक्टर, RH फैक्टर बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसको रेसस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है रेसस फैक्टर जो है, इतनी बात अपन कर दी है तो बता ही देता हूँ मैं। जब मैं डिटेल में, मैं सोचा था डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपने पूछ लिया तो मला काय टेंशन नहीं, ठीक है। देखो ये ब्लड में पढ़ने वाली बात है, मुझे पता है अंदर की ख्वाहिश जाग जाती है तुम लोगों की, जब ब्लड टॉपिक पढ़ते तो पढ़ते, लेकिन डिजीजेस भी तुमको पढ़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं। तो रेसस ऐसा ही है, रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर क्या होता है? बेसिकली एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन, जो किसके अंदर होता है? अगर ये ब्लड है, मान लो ये ब्लड है, तो ये प्रोटीन मिलेगा आपको किसके अंदर? लेकिन मान लो इतने एम्पल ऑफ 1 यूनिट ऑफ ब्लड में कितना प्रोटीन अवेलेबल है, ये RH फैक्टर बताएगा। बोलो क्लियर है? बेसिकली RBC कितना अवेलेबल, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने हैं आपके, ठीक है। तो जिसमें RBC कंटेंट ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव के, RBC कंटेंट होता है ना, बेस्ट खराब बुरा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ होता है कि जितना चाहिए उतना है या नहीं है कि नहीं? हाँ, वैसे तो O पॉजिटिव जो होता है बेस्ट होता है टेक्निकली, क्योंकि वो चीज़ें मैच कर जाती है लोगों के अंदर, ठीक है ना। उसी तरह से अब देखो, अब आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके ब्लड में प्रोटीन है, बाहर में प्रोटीन है, तो आप RH पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर प्रोटीन नहीं है तो RH नेगेटिव है, ख़त्म मान। अगर प्रोटीन है तो RH पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो RH नेगेटिव है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, ठीक है। और ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोटीन आपके मदर में भी है और फादर में भी है तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा। एक में नहीं है, दूसरे में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेल न्यूट्रिशन जैसा हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मतलब कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट कहीं ना कहीं कहा जाता है कि RH फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे थे, बोलो। हाँ, वही करते हैं ना वो लोग, वही तो करते हैं कि मैडम आपका बच्चा कमज़ोर हो रहा है, आप ये खाओ वो खाओ, ये चीज़ की कमी है, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। मम्मी को लगता है कि मैं इतनी बीमार कैसे हो गई, तो उसके माँ बाप ने तकलीफ़ दी थी कि उसको पीडियाश्योर बॉर्नविटा नहीं पिलाया, उसमें पिलाते तो बच्चा हेल्दी पैदा होता। बराबर ना। और बाद में जब हस्बैंड आता है तब बेचारे का पगार आधी से 90% पगार उसका RH नेगेटिव से RH पॉजिटिव करने में लग जाता है समझते हो? ठीक है। अब लड़का तो ऑलरेडी हेल्दी RH पॉजिटिव टाइप प्रोटीन है उसके में, अब लड़की तो ऑलरेडी
मेहनत करके आई है तो लो भैया, खाओ, जूस पियो, ये करो, बनाओ, अपना ब्लड सेल्स में डालो प्रोटीन तभी बच्चा फायदा बराबर होगा। नहीं तो देख ही लो जेनेटिक प्रॉब्लम कैसे होते हैं, कभी नाक टेढ़ा, कभी मुंह टेढ़ा, है देख ही लिए थे ना तुम लोग, अभी एक बीमारी दिखाया था ना, जी जी। है ना। आई होप कि आप लोग याद भी होगा, है ना, रिलीफ। हेयर रिलीफ दिखाया था आपको। तो वो सीन है। तो ऐसा हेयर रिलीफ जैसा कोई कांड ना हो जाए, इसीलिए माँ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और अगर ये सीवियर हो गया, मतलब अगर सीवियर केस हो गया, तो इसमें बच्चे का डेथ भी हो सकता है। अभी कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि बच्चे का डेथ हो गया, माँ बच गई, माँ का डेथ हो गया, बच्चा बच गया, दोनों मर गए तो बात ही खत्म, दोनों बच गए तो बहुत अच्छी बात। सीन क्या हुआ पता है कि कहीं ना कहीं माँ इतनी हेल्दी थी, उनके अंदर इतने एंटीबॉडीज़ थे कि जो डिजीज़ हो रहा था, बीमारी जो रिएक्ट कर रहा था, उसका माँ का एंटीबॉडीज़ ने बचा लिया माँ को। लेकिन बच्चे के अंदर इतना प्रोटीन नहीं था उनके ब्लड में, या आरबीसी कंटेंट नहीं था, या आरएच पॉजिटिव नहीं था, जिसकी वजह से बच्चा नहीं बच पाया। बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं अपन, समझ रहे हो बात को, टेक्निकल बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए और बच्चा सर कभी ऐसा भी होता है कि जो मॉम रहते हैं उनके अगर ऑर्गन्स में कुछ इफेक्ट होता है, हाँ, तो जो बेबी रहता है वो स्टेम सेल्स भेजता है। हाँ, तो वो चीज़, वो तो खैर, वो तो बीमारी वाली बात हो गई। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेल न्यूट्रिशन टाइप, है ना, प्रोटीन के हिसाब से बात कर, आरएच के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन, आरएच पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब तुमने जो बात किया वो ऑर्गन के हिसाब से, तो तुमने बात किया किसकी, तो मैं ब्लड ग्रुप बात कर रहा हूँ, तो ये तो मैं जेनेटिकल बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग जेनेटिकल। बट तुम बात कर रहे हो ऑर्गन टाइप, तो तुम बात कर रहे हो एक्वायर्ड की, मैं जेनेटिकल बात कर रहा हूँ, तुम एक्वायर्ड बात करो, कैसा मैच करेगा बताओ जरा, है ना, सीधी बात। तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए भाई। देखो थोड़ा कंपैरिजन ध्यान से रखना, जेनेटिकल इज अ डिफरेंट थिंग एंड एक्वायर्ड इज अ डिफरेंट, व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज जेनेटिकल, राइट। अब एक्वायर्ड हो सकता है कब, जब यहाँ पर जब आरएच पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे ऑर्गन में प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम ब्लड में। और ब्लड बोले तो कहीं ना कहीं जेनेटिकल है या फिर एक्वायर्ड है, ब्लड इज एक्वायर्ड और जेनेटिकल, टेल मी यस, जेनेटिकल है, फिर बात ही खत्म। ठीक है ना। तो चलो आगे की हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हेयर रिलीफ, है ना। हेयर रिलीफ की अगर हम बात कर लेते हैं, कॉन्टेजेनल डिफेक्ट है जो हेरिडिटरी होता है, यानी माँ बाप की वजह से होता है। और इसके अंदर एबनॉर्मल क्लेफ्ट बिटवीन द अपर लिप एंड द बेस ऑफ द नोज, नाक के नीचे जो है टेढ़ा हो जाता है, वो आपको मैंने फोटो तो दिखाई दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दिखा दिया ना अभी आपको, है ना। हेयर रिलीफ, कोई लेट आया था क्या, हाँ जी, सब लोग साथ में थे ना उस टाइम पे, हेयर रिलीफ का टाइम पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, उसी तरह से फेशियल एरिया में प्रॉब्लम आ जाती है, प्लेटलेट होता है। ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ, सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये ब्लैक अफ्रीकन्स के ज़्यादा तक अफेक्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर जो उनके अंदर के बॉडी के अंदर जो है आरबीसी जो होता है, क्या होता है आरबीसी, उसके अंदर स्पाइक या सिकल शेप ले लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता। मतलब सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया। अच्छा, एनीमिया किसके वजह से प्रॉब्लम होता है, आयरन की वजह से, आपको मालूम होगा, यस मालूम है ना, आयरन की कमी से होता है एनीमिया, यस, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अरे यार क्या तुम लोग आदमी क्या पढ़े हो, एनीमिया इज कॉज्ड बाय व्हाई, हाँ जी, वैसे तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, लेकिन एनीमिया किस, हाँ जी बोलो, क्यों होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, है ना। ठीक है, तो ये अफ्रीकन्स की बात कर रहे हैं ये लोग, खैर वो तुम लोग देखना, मैं तो बता दिया जो मुझे बताना था, मैं हर चीज़ तुमको क्या प्रूफ करके बताऊं क्या, तुम लोग समझदार तो हो ही। ठीक है, चलो, तो ये जो है इनहेरिटेंस की वजह से होता है, डिफेक्टिव इशू है ये, है ना। और हीमोग्लोबिन का प्रॉपर बिहेवियर नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, और हमारा ब्लड सेल्स अफेक्ट होता है इसके अंदर। दस द ब्लड सेल्स आर रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन लीड्स टू एनीमिया। मतलब अगर हमारे ब्लड में ही इन्फेक्शन हो गया, तो आपको पता है कि कुछ लोगों का बॉडी इन्फेक्ट हो जाता है तो बोलता है आपका हाथ काटना पड़ेगा तभी ये जिंदा रहोगे, सुने हो तुम लोग, यस,
होता है ना वैसा, वो डायबिटीज़ होता है, एग्जाम्पल हाथ बता रहा काटना हूँ। पड़ता हाथ हाथ काटना, देखो हर बार में डायबिटीज़ कर रहे हो, बेसिकली डायबिटीज़ क्या ब्लड में चला गया ना, ब्लड के वहाँ का ब्लड सेल्स क्या हो गया, नए फॉर्मेशन नहीं है। हो हाँ, रहे, तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो ब्लड क्योर का ही नहीं हो पाएगा। मुद्दा तो ब्लड का ही है ना, मुद्दा तो ब्लड का ही है। यस और नो, टेल मी। यस। अब वहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं, सारे सेल्स डेड हो गए हैं, अब वो रीजनरेट नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नए सेल्स बनेंगे नहीं, यानी ब्लड सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो चुका है वहाँ का। एक्चुअली ब्लड के अंदर शुगर चला गया तो नया सेल्स कैसा बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब शुगर इतना जम गया, इतने लेयर्स बन गए हैं कि चांस ही नहीं है कि नए सेल बने। एक तो नंबर वन ये बात है, दूसरी बात इतनी ओवरलैपिंग हो गई, ये मैं देसी स्टाइल में बता रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ रुक गया है। तो कुछ लोग को देखते हो कि आप पिंचिंग करोगे वहाँ पे ना तो उनको दर्द नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हो, दर्द नहीं होगा, बोला कि मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये भोथा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना कि डेड हो गया है, पता नहीं चलता है क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई पिंचिंग कर रहा है, चोट लग रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पार्ट में, है ना। बोले क्लियर है कि नहीं है। सिचुएशन में क्या करते हैं, उस ब्लड सेल्स को निकालना पड़ता है वहाँ से। ब्लड सेल्स के निकालने के लिए अगर ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है तो हमें ऑर्गेन को ही निकालना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं। यस, हाँ जी। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर समझो अगर पैर काटने का बोल दिया उन्होंने, तो आप मतलब ब्लड चेंज कर सकते हैं? पूरा ब्लड कैसे चेंज करोगे, अगर क्यों, मतलब अरे पागल हो गए हो क्या, एक साइड का मतलब पूरा ब्लड डायलिसिस करना। एक साइड का कर सकते हो, पूरा ब्लड चेंज करने का मतलब पूरी तरह से, अरे हम अब ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से ब्लड जा रहा है और एक तरफ से निकल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। होता है ना सर ऐसा, होता है, एक साइड लेफ्ट हैंड से और एक राइट हैंड से कर सकते हैं हम, लेकिन होता है इसमें सर। इसमें क्या हाँ होता है, इन ऐसा हम करते हैं, लेफ्ट साइड से डाले, राइट साइड से हम निकाल ले, ये चीज़ें समझ में आता है। जी। लेकिन इन प्रॉब्लम ये होती है कि किसी ऑर्गेन में होना चाहिए जो जिसके वजह से आप प्रॉब्लम नहीं हो। आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ गया तो फिर कैसे होगा, हैंड में है, हाँ पैर में है तो टेंशन नहीं है, अभी ब्रेन का गड़बड़ हो गया तो हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज। हार्ट में प्रॉब्लम हो गया तो फिर कैसे करेगा, पूरा डायलिसिस वो करना पड़ेगा। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट एक मेन माइनर पार्ट है, एक मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर पार्ट है तो प्रॉब्लम है, इंटरनल है तो। अभी पैर के अंदर हो गया तो अब सामने वाला तो पता लगा लेता है ना, अलग अलग जगह से ब्लड सैंपल लेके कि यहाँ का ब्लड जी का सर। क्या पोजीशन है, यहाँ का ब्लड का क्या पोजीशन है, यहाँ का ब्लड का क्या पोजीशन है। कुछ लोग चुट्टी काट के देखते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है क्या आपको, यहाँ दर्द होता है क्या, यहाँ दर्द होता है क्या, बोलता है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है क्या, हाँ सर यहाँ दर्द हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेल्स फॉर्म हो रहा है। सर मेरा बोलने का मतलब यही था कि मतलब अगर ऐसा ऐसा अगर डॉक्टर बोलता है कि पैर काटना पड़ेगा, तो मतलब वहाँ पे ऐसा वहाँ का चेंज हो सकता है सर? अरे एक बात बताओ, पैर ऑप्शन। काटने का मतलब क्या होता है, वो सेल्स अब नहीं डेवलप हो सकते, पूरे भर हाँ गया है वो, तो मतलब उसके अंदर फ्लूइड भर गया है। अब वो क्या मांस बदलोगे क्या, सर लेग ट्रांसप्लांट भी होता है? हाँ वो फिर वो कर लो, पैसे करोड़पति अंबानी परिवार से तो करा लो, काई हरकत नहीं। फिर तो वैसे तो पूरा बॉडी चेंज कर दो गर्दन छोड़ के तुम। तो वो तो ट्रांसप्लांट वाली बात तो फिर अलग ही हो गई, फिर सीन ही अलग हो गया वो तो। हाँ, ट्रांसप्लांट कराना बस एक बैकअप प्लान बोल रहा था मैं। हाँ वो तो फिर अलग चीज़ हो गया। लेकिन तुम बोलो ब्लड चेंज करने का, ब्लड चेंज करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम ब्लड चेंज कर दिए तो वो ऑर्गन प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि वो ऑर्गन डिफेक्ट हो चुका है। एक ऑर्गन क्या हो गया, डिफेक्ट हो चुका है। अरे एक बात बताओ, कंप्यूटर का मदरबोर्ड उड़ गया, पूरी तरह से जल के राख हो गया, तो कितना भी बड़ा अच्छा। स्क्रीन हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो, कीबोर्ड हो, क्या फर्क पड़ता है, मदरबोर्ड ही सप्लाई, ब्लड ही इम्पोर्टेंट है ना भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। हाँ, अगला टर्म है हमारा क्या, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म की बात करेंगे तो ये होता है स्किन पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है, स्किन पिगमेंट्स के जो फेल्योर की वजह से होता है, और ज़्यादातर ये मेल्स पे देखा जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के वजह, रिसेसिव सीन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये एल्बिनिज्म का सीन। एक बार देखोगे आप चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। देखो देखो, देख रहे हो, यस बोलो, जी सर। देख रहे हो, ये देखो,
अरे कुछ लोग नहीं होता है, अगर किसी का स्किन पूरा चला गया, अरे नॉर्मल आदमी पूरा पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया, पूरा का पूरा बॉडी वाइट वाइट हो गया, देख नहीं रहे हो इस लड़के को, ठीक है, पूरा बॉडी वाइट वाइट तो हो गया। सर वो विटामिन है ना शायद। बात विटामिन का नहीं, ये देखो ये ब्लैक निग्रो है, इसका बच्चा पैदा हो गया इतना सफ़ेद, कैसे हो सकता है? हाँ जी। सीधी बात बताओ जी। कुछ अलग आप भी देखते हो रोड पे चलते चलते कि अरे इतना सफ़ेद, मिल्क से भी ज़्यादा वाइट, ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत गड़बड़ बात है। अब देखो ये बच्चे को कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा वाइट हो गया ये। अरे स्किन का मतलब जो पिगमेंट होता है, देखो हमारा जो बॉडी का कलर होता है स्किन के पिगमेंट्स की वजह से होता है, स्किन के पिगमेंट की वजह से। अब जो लोग होते हैं ब्लैक होते हैं, यानी इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किन पिगमेंट। कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग सांवले हैं, कुछ लोग काले हैं, है ना, और कुछ लोग विटीस होते हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पिगमेंट्स, स्किन पिगमेंट्स, है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे फोटो है नहीं, पिगमेंटेशन, तो वही कुछ लोग सर्जरी, अगर जो गोरा होना है तो स्किन तो पिगमेंट पे काम करना पड़ेगा। उसी पे काम करना, उसी को सर्जरी तो बोलते हैं। अब ये लड़की देखो, अगर करोड़पति खानदान से होगी तो अपना ये सारा पिगमेंट ना उड़वा लेगी, निकाल लेगी यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये सर्जरी कराने का जो कॉस्ट होगा वो देने के लिए इनके पास इतना पैसा होना चाहिए। देखो, देख रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब ये देख रहे हो स्किन पिगमेंटेशन की वजह से। तो इसी पे लेज़र पे काम करते हैं कुछ लोग, चेहरा इस पे काम करते हैं और ये गोरा कर देते हैं इसको। गोरा नहीं, मतलब आई थिंक बराबर कर देते हैं जैसा होना चाहिए। पिंपल के दाग हो जाते हाँ, हैं ये बट ये तो ये माइनर है, मेजर हुआ तो पूरा का पूरा आदमी। देखो ये लड़की को देख लो, ये फोटो दिखाता हूँ, ये देखो पहले इसका पिगमेंट्स था इसका, और अब ये देखो जब ये पूरा सारा डेड सेल्स को निकाल दिया गया, एक एक सेल्स पे काम किया गया इसके, समझ रहे हो, एक एक पिगमेंट पे काम किया गया है। मेरी बात समझ रहे हो? अब ये लड़की देखो कैसे दिख रही है, सीधी बात है ना, ये सीन हो जाता है। तो आई होप कि आइडिया लग गया होगा तुम लोग को। ये देखो, तो यही सब पार्लर वाले लोग ना, ये लोगों को कैसे गोरा बना देते हैं, देख रहे हो, ये लो, देख रहे हो ना, ये सीधा सीधा माधुरी दीक्षित बन गई है, सीधा सीधा है। और इससे पहले देखो ऐसा लग रहा था 45 साल की थी, अब लग रही सीधा 24 साल की है, ठीक है। चलो आप मुद्दे पे आते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तुम लोग हैं। चलो हाँ भाई, एल्बिनिज्म का बात समझ में आया, स्किन पिगमेंट के रिलेटेड है। अब देखो जब मैं थ्योरी पढ़ता हूँ ना, तो आगे चल के आपको, अगर मैं आपको एक टेबल दे देता, सुनो, अगर मैं तुम लोग को एक टेबल दे देता, ऐसा टेबल देता, इसके वजह से ड्यू टू दिस, फिर एल्बिनिज्म ड्यू टू दिस, ये दिस ड्यू टू दिस, क्या आपको याद रहता है ये चीज़? बोलो, टेल मी, यस, याद रहता क्या? नहीं रहता ना, बोलिए। हाँ सर। तो वही तकलीफ़ हो जाती, तो वो तकलीफ़ों को अलग करते हुए, चीज़ों को समझते हुए स्टडी करना है। ठीक, अगला है हमारा, क्या लिखा है, फेनल केटोनूरिया। केटोनूरिया, नाम देखो कितना खतरनाक है, फिनाइल केटोनूरिया, ठीक है, फिनाइल है ना, फिनाइल केटोनूरिया, ठीक है। तो देखिए ये जो है इज़ वन ऑफ द एमिनो एसिड्स ऑफ द प्रोटीन्स एंड कॉजेज द इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज द एमिनो एसिड। आपको पता है कि एमिनो एसिड्स, हम लोग के बॉडी के अंदर अलग अलग एसिड का फॉर्मेशन होता है और मेटाबॉलिज्म होता है, बोलो क्लियर है? यस, हाँ जी। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, अगर ये ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो पॉइजन का फॉर्म ले लेता है एम्ब्रियोनिक बॉडी में, और बॉडी का और माइंड का ग्रोथ रुक जाता है वहाँ पे। और ऐसे डिफेक्ट कभी कभी क्या करते हैं, माइक्रो या मैक्रो म्यूटेशन में रिजल्ट कर देता है। अब सवाल ये है कि फिनाइल कीटोनूरिया का आप थोड़ा नज़ारा देख लो, है जी, फिनाइल देखो, PHE डाला, आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिए, देखो ये अमीनो एसिड्स की वजह से हुआ है, देख रहे हो, क्रैक्स पड़ गए हैं ना, देख रहे हो, बोलो क्लियर है कि यस? ठीक है, एक और दिखाता हूँ मैं आपको, क्लियर है? तो ये रहा, ये कौन सा है, फिनाइल कीटोनूरिया।
है ना, फिनाइल कीटोनूरिया। बोलो क्लियर है कि नहीं, और किसके वजह से हुआ बताओ। अब देखो कहीं ना कहीं ये सारा जो हो रहा है ना, ये लीवर की वर्किंग में इश्यूज आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, इश्यूज किसके वजह से है, लीवर की वजह से, है ना। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस हाँ जी। ये देखो ये फोटो खुला कि नहीं खुला, ये फोटो खुल जाता तो फिर जन्नत दिख जाता आपको। ये देख लेना आप, फिनाइल कीटोनूरिया। तो एबनॉर्मल कंडीशन है ये। चलिए, एमिनो एसिड की वजह से या मेटाबॉलिज्म जो हमारा होना चाहिए जिस तरह से। अच्छा, आप लोग को पता है कि हम लोगों के बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। टेल मी यस और नो, यस होता है ना, होता है ना। डाइजेशन सिस्टम में अपन ने बात किया था ये सारी चीज़। लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस होने लग जाता है। तो देखो ये तो मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ, मतलब इससे कोई लेना देना खास नहीं है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सिस्टम समझो, ठीक है। PKU की बात कर रहे हैं, वही फिनाइल कीटोनूरिया की बात कर रहे हैं। म्यूटेशन होना चाहिए, यानी जो यूज़फुल केमिकल है वो यूज़ होना चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है, वो एसिडिक बन जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो, यस बोलो। जो चीज़ का न्यूट्रिएंट्स यूज होना चाहिए बॉडी में, वो क्या बन रहा है, एसिडिक बन जाता है। आदमी का डाइजेशन ठीक नहीं है, तुम उसको खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, तो वॉमिटिंग नहीं कर देगा वो और आदमी, बोलो, अरे बोलो यस। तो अब तुम एक तो ऑलरेडी उसका डाइजेस्टिंग गड़बड़ सिस्टम चल रहा है, मेटाबॉलिज्म वैसे ही ऊपर नीचे हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ऊपर से तुम ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हो, थोड़ा ये खा के देखिए ठीक हो जाएगा। अरे बोलेगा चुप, खाना नहीं है निकालना है, खाने की बात मत करो, बस हल्का लगना चाहिए। बहुत हेवी लग रहा है, पेट के अंदर जलन हो रही है और तुम लोग को खाने का अलावा कुछ सोचता नहीं है। हाँ, तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रप्शन। सर अमीनो, अरे एमिनो एसिड, सर ये तो एक बात बताओ, जो खाना खाते हैं तो जिम करने से पहले वो वर्कआउट करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है प्रॉपर हो सके। क्या हो सके, अच्छा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो सके। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं होता, उनके हाई लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट उनकी अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात थी किसकी, और इसी के वजह से आदमी का माइंड और ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता, ये डिफेक्ट हो गया। तो ठीक है, अब चलो एक करके समझते हैं आगे की कहानी। प्रोटीन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी तो आप जानते ही हो, लेकिन जानते कहाँ हो, वो तो हम करने ही वाले हैं, बट फिर भी एक है, क्या बोलते हैं इसको, देखो के से पढ़नी है इसको, वॉसियोरकर बोलते हैं इसको, वॉसियोरकर। ये एमिनो एसिड्स की कमी की वजह से होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस काम करें। अब आपको पता है हम लोग जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। टेल मी यस और नो, यस। ठीक है, उसको फिर क्या करता है, जो हमारे अंदर जितनी भी ऑर्गेन्स हैं जो हम लोग डिटेल में पढ़े थे, उसमें क्या करता है, वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट करता है। सिंपलर फूड में क्या, एमिनो एसिड्स अगर हैं तो प्रोटीन को सिंथेसिस कर देगा, सेपरेट कर देगा वो, है ना, प्रोटीन को अलग कर देगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग कर देगा। बोलो यस, हाँ जी। वेस्ट प्रोडक्ट हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकल जाएगा और जो प्रोटीन है वो रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम आ जाएगा। बोलो यस और नो, यस हाँ जी। ठीक है, लेकिन एमिनो एसिड ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होगा, बोलो हाँ जी। सही बात है कि नहीं, हम खा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हो, सुने हो ना बचपन में, कितना खाता है, 8-8 रोटी, 2-4 गिलास दूध पीता है, सेब नारंगी सब खा रहा है, पतले का पतला ही है, अभी भी 30-35 kg है। सीन क्या हो गया भाई, सीन ये है कि अमीनो एसिड्स नहीं है बॉडी में उसके, सीन क्या हो गया, हाँ जी बोलो। अब समझा सर, अब समझे, ये लोग लेते हैं अमीनो एसिड, हाँ, ये जो प्रोटीन ये लोग लेते हैं, हाँ, ताकि जो भी आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में, देखो ये देख लो, प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है, देख रहे हो कैसे बच्चे, हाँ ये सीन है क्वेश्चन, देख रहे हो ना। तो प्रोटीन की वजह से देखो, कुछ लोग का ग्रोथ भी अजीब टाइप से होता है, खा रहे हैं पेट बाहर आ रहा है, शरीर बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, खूब खा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, बौना पैदा होता है ना, बोलते हैं अरे ये बाप तो इतना लंबा, बच्चा बौना कैसे हो गया।
एमिनो एसिड की कमी रह गई है ना, समझ रहे हो। तो जो भी खा रहा है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, निकल रहा है, और डाइजेस्ट हो रहा है, टॉयलेट के थ्रू निकल भी रहा है, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ब्लड सेल्स नहीं बनेगा। अब आरबीसी नहीं बनेगा, आरबीसी अगर नहीं बनेगा तो आदमी का ग्रोथ होगा? टेल मी। हाँ जी, नहीं सर। अब समझ में आया कि बचपन में ऐसे हादसाएं हुई। आप लोग स्कूल में पढ़े हो गए ये चीज़ें, बट आई डोंट नो कि जैसे मैं बता रहा हूँ जी। वैसे आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हैं? ठीक है, क्योंकि हम लोगों के टीचर तो बताते रहते थे, और बताते थे क्या, तो मैं तो 100 सवाल पूछता ही रहता था। उस समय 98 रुपीज़ का रिचार्ज आता था, उसको भी मैं ख़त्म कर देता था। सोचो, स्लोली चलता, गूगल को चल उसमें गूगल भी नहीं चलता था, बट फिर भी मैं देख लेता था, एक फ़ोटो के अलावा और भी फ़ोटो सर्च कर ही लेता था, 2-4 फोटो देख ही लेता था उस टाइम में 2000। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेयर चेंजेस हो गया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। अच्छा, अगर बॉडी ग्रोथ रुका तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। एक तो आदमी का बोन ग्रोथ नहीं होगा, बोन ग्रोथ नहीं होगा, यानी आदमी 3-4 फीट तक आकर के रुक जाएगा, उसके ऊपर ग्रोथ नहीं होगा, यानी बौना रह जाएगा, नाटा रह जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऑयडिमा हो गया, मसल वेस्टिंग हो गया, डर्मेटोसिस हो गया, हेयर चेंजेस हो गया, है ना। और आदमी का जो हेड है रफ एंड टफ हो जाता है, मतलब अजीब सा, मतलब कुछ बोलते हैं ना, सिर बड़ा हो गया, ऐसा समझ रहे हो ना बात को। एनलार्ज हो जाता है, लीवर एनलार्ज हो जाता है उनका, है ना। डायरिया का प्रॉब्लम हो गया, मेंटल लेजनेस हो गया, थकान बहुत हो रही है ना। देखो, नॉर्मल लोगों को भी प्रोटीन की कमी होती तो देखते हो, वो तुम्हारा एक्टर लोग बोलता है प्रोटीन प्लस पीजिए, थकना मना है, रिवाइटल खाइए, प्रोटीन पाउडर लीजिए। सब क्या है ये? हाँ जी, कि आपको जितनी एमिनो एसिड्स की जितनी ज़रूरत है आपका मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, वो हम प्रोवाइड कराएं। क्योंकि हम जो खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स फूड में सिर्फ 5% तक प्रोटीन बन पाएगा, लेकिन जो हम हेल्दी डाइट खाते हैं, अच्छा डाइट खाते हैं, उसमें 30% तक प्रोटीन होता है। तो हम वर्कआउट ज़्यादा कर सकते हैं ना फिर। सही बात है कि नहीं? सीधी बोलो, क्लियर है कि नहीं? सीधी बात है, सिंपल बात है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। डिक्रीज पिगमेंटेशन, इसमें कलर का भी इश्यूज आ जाने लगेगा। सैडनेस ऑफ एक्सप्रेशन, चेहरा लटका के रहोगे, क्यों थक गए भाई। तो आदमी क्या आता है ऑफिस से, अगर एक गिलास वो ग्लूकोन डी पी ले, थोड़ी ताजगी महसूस होगी, नहीं? बट एक ग्लूकोन डी से कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, बट ग्लूकोन डी भी एक तरह से क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? इट इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड, इट्स समथिंग लाइक दैट विल प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू योर बॉडी and easily converted into simpler food and finally into nutrients and finally into blood and finally into मतलब proteins and then blood and then मतलब RBC then blood। क्लियर है? प्रोसेस समझ गया ना बात को। लेकिन अब देखो, इन फैक्ट्स रिसीविंग सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क हैव नो प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। अच्छा, मैं आप लोग से तो पूछूंगा नहीं कि आपकी मॉम ने अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाया है या फिर बाहर से खरीद के पिलाई हो। अगर अब ये तो हम पूछ नहीं सकते, ऑफ कोर्स एज पर द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है जी। है ना, ठीक है। कुछ लोग मजाक उड़ाने के लिए बोल देते हैं, अगर माँ का दूध पिया है तो आजा हो जाए दो हाथ। माँ की तरफ घूरता है, मम्मी क्या बाहर का कि आपका पर्सनल था। मम्मी बोलते बेटा दिमाग ना लगाओ, तुम भिड़ो मत उससे। क्योंकि उसकी मम्मी पैसा बचा रही थी, लेकिन खुद पे खर्च कर रही थी, वो पता नहीं चला। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन उसके पापा कितना खर्च करेंगे, देख लो। बात आ रही है RH पॉजिटिव RH निगेटिव पे, देख रहे हो। अब मम्मी आपका RH निगेटिव था, RH पॉजिटिव था, बोले डॉक्टर ही बताएगा, तो ये खाने के लिए मुझे बोल रहा था। अगर मम्मी को कुछ ज़्यादा खाने के लिए नहीं बोला गया है, इसका मतलब उनके माँ बाप बहुत अच्छे से केयर किए हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर ने 50 आइटम लिख दिया, मैडम ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो फिर समझ लो कि भैया RH निगेटिव वाला मामला है, और पापा तो ऑलवेज पॉजिटिव हैं। रेडी टू मूव कंडीशन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ज़्यादा करने लग जाते हो तुम लोग। वैसे भी बायोलॉजी मैडम पढ़ाती थी, टीचर सर पढ़ा रहे थे, थोड़ा फील नहीं आ रहा होगा, है ना, ठीक है। चलो अगला है मेरास्मस, ठीक है। ये सीवियर मेलन्यूट्रिशन प्रोटीन डिफिशिएंसी है, जिसमें मसल डिजेनरेट हो जाता है।
अकरेंस ऑफ लिम्स एंड एब्डोमिनल वॉल एंड इट रिप्स बिकम्स प्रोमिनेंट। देखो अब ध्यान से देखो, ऐसे फील तो आने वाला है नहीं, तुम लोग को फील लेके आते हैं। नाम है मेरास्मस, है ना, MARAS। देखो बात कुल मिला के वैसी ही है। बात जो है ये देख लो, बात जो है ना लगभग उस जैसी है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी। ये देखो मेरास्मस का सीन, ये है ना, लिखा है मेरास्मस एन ओवरव्यू। अरे देखो हाँ जी, 1 2 3 माइक टेस्टी, हेलो, देख रहे हो ये बच्चे को। अब इसकी मम्मी क्या, वो चावल का जो होता है माड़ पी करके बड़ी हुई है। हाँ बताओ, ये बच्चा जो कैसा पैदा हो गया, अजीब मामला है ना भाई। अब ये तुम कह भी नहीं सकते कि इतना बड़ा पैर हो गया, तो तुमको क्या लग रहा है 3 महीने का बच्चा है ये? हेलो, ये कम से कम 4 साल का बच्चा होगा, ये 4 साढ़े 4 5 साल का होगा ये। बाप रे, इतना बड़ा पैर हो गया यार, तुम मजाक लग रहा है तुमको, देख नहीं रहे हो? इतना बड़ा पैर हो गया इस बच्चे को, देखो तुमको ये 3 महीने का बच्चा लग रहा है, इतना बड़ा पैर हो गया तो हैं? कम से कम 4 या 5 साल का बच्चा है ये। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो गया। अब मेल न्यूट्रिशन में क्या हो गया? मेल न्यूट्रिशन में क्या हुआ बताओ जरा, जल्दी बताओ। प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है, ठीक है। नहीं रिकेट्स तो है, हाँ देखो रिकेट, फिर तुम बात घुमा फिरा के करिए। रिकेट होता है विटामिन ए के कमी से, अभी अपन बात कर रहे हैं प्रोटीन की डिफिशिएंसी। घुमा देते हो, मुझे पता है विटामिन ए से होता है रिकेट्स। हाँ नहीं, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है। हाँ तो वही तो बोला रिकेट्स और मेरास्मस। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी प्रोटीन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब तुम बोलोगे सनलाइट से मुझे प्रोटीन मिलता है क्या? ये कौन सी बात होती है जरा बताओ तो। विटामिन डी मीन्स बोले तो सनलाइट, करेक्ट। वैसे तो अलग सोर्सेज भी हैं उसके फूड के, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटीन की बात कर रहे हैं अपन। प्रोटीन इज नथिंग, मतलब इट इज समथिंग दैट द फूड व्हाट यू ईट एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, राइट? डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यस, it is a form of nutrient which is required for our body and our growth. क्लियर है कि नहीं? यस, समझ रहे हो? अब जो बच्चा बॉर्नवीटा क्या बोलते हैं पिया है, पीडियाश्योर पीते हैं, वो लोग पीते हैं, उसका मतलब क्या है? अब बच्चा को बोलते हैं पीडियाश्योर है बॉर्नवीटा, बट एक्चुअल के अंदर उसके अंदर प्रोटीन। अब बच्चा को प्रोटीन पाउडर दोगे सलमान खान वाला, रिवाइटल खिलाओगे क्या छोटे बच्चे को, 4th क्लास के बच्चे को रिवाइटल खिलाओगे? बेटा दवाई खा के जाओ, हाँ जी। क्या करोगे? कहीं ना कहीं ऐसे इंजेक्ट करना पड़ेगा उनके बॉडी में प्रोटीन, ताकि बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा हो, है ना, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है। और देखो ये ज़्यादातर बच्चों को 1 साल के बच्चे में ये मेरास्मस देखने को मिलता है आपको, ठीक है। बिलो एज विच हैज़ अंडर वेट प्रॉब्लम, सो द सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट। आप देख भी रहे थे कि अभी जब हम ये फोटो दे रहे थे उसमें कुछ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग किया जा रहा था ना, ये देखो यहाँ पे, है ना, किया जा रहा है। यस, हाँ जी, हेलो, यस सर। तो ब्रेस्ट फीडिंग किया जा रहा है कि अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले ही करना था ना, हैं? 1 साल के बाद कैसा रहेगा काम, है कि नहीं? वो सीन हो जाता है, ठीक है सर। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग तो शायद सिर्फ 2 ईयर्स तक ही रहता है ना? 1 ईयर तक ही ना, 1 ईयर तक, 1 ईयर तक ही रहेगा ना, 1 ईयर 2 ईयर तक। मैंने बताया एक्चुअली, मेरे से वो 5 ईयर्स बोल दिया मैंने, से वो गलती हो गई। 5 ईयर्स का नहीं है ये, लगभग 2 ईयर्स तक पकड़ लो, 5 ईयर्स तक नहीं, 2 ईयर्स तक। 5 ईयर्स से तो बहुत बड़ा हो जाता है बच्चा, है ना। 2 ईयर्स तक पकड़ लो, कोई टेंशन नहीं, 1 से 2 ईयर्स तक पकड़ लो, है ना, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का मामला है ना, तो 5 ईयर्स का बच्चा देना ब्रेस्ट फीडिंग होगा, ठीक है भाई। तो चलो आगे बात, तो बनता भी नहीं है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। क्या ये रहा, फिर आगे देखो। अब आता है मेरा मिनरल डिफिशिएंसी। ये सब चीज़ें से तो आप पहले से जानकार हो। आयोडीन के वजह से गोइटर होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंडर बॉडी में जो है आयोडीन की कमी हो गई। लेकिन क्यों कमी हुई? ऐसा आयोडीन क्या चीज़ है, आयोडीन किस चीज़ में मदद करता है, क्या है आयोडीन के अंदर जो ये बीमारी हो गई? प्रॉब्लम ये होती है कि एक होता है थायराइड ग्लैंड होता है, मालूम है आपको थायराइड ग्लैंड, है ना, ठीक है। जो सिंथेसिस की अगर हम बात करें,
वो क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के सिंथेसाइज करता है। लेकिन अगर आयोडीन नहीं हुआ तो सिंथेसाइज कैसे होगा? बोलो क्लियर है कि नहीं भाई? साफ सफाई करने का काम तो करना पड़ेगा किसी को। तो क्या करता थायराइड ग्लैंड? देखो मैं बताता हूँ, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ मैं। वैसे तो फील नहीं आएगा, अब मैं लिखूंगा टाइप करूंगा उतने देर में तो पार्टी खत्म हो जाएगी है ना। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, देखो थायराइड ग्लैंड गलन में रहता है शायद। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम जब पढ़ा रहा था तो दिखाया था ना आपको, ठीक है ना। मेरा फर्स्ट लिख रहे हैं। ओके कोई बात नहीं। देखो यहाँ तो चलेगा तुम्हारा वो कौन सी मूवी, कॉमेडी मूवी। तो तुम पहले आओ या बाद में आओ, कोई हरकत नहीं, हाँ ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, देखो 3 लेयर्स हैं इसके, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 चीज़ें देख रहे हो। ये हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, थायरोक्सिन और थायरोनाइन, ठीक है, T3। 90% ये है, 10% ये है। तो ये दोनों को रिलीज होना चाहिए था, ताकि मतलब रिलीज का मतलब सिंथेसिस होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, अगर ये नहीं है हार्मोन तो अलग नहीं हो पाएगा। ये चीज़ जो हमारा फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और वो नहीं होगा तो क्या, एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा। और अगर वो जमा हो गया तो एक बात बताओ, मैं बोलूँगा कि तुम लोग को 20 दिन तक टॉयलेट नहीं जाना है, मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, कर पाओगे ऐसा? हाँ जी। मर जाएगा सर। अब समझ गए होगे सर एक दिन के बाद। टॉपिक समझ में आ गया होगा सर इसके लिए शायद थायराइड की वजह से शायद वेट बढ़ता है लोगों का ना? तो बात हाँ, मैं वेट का सुना। है, दैट इज़ वन थिंग, बट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो चीज़ें आपके बॉडी में एक्सेसिव है उसको आपको निकालना पड़ेगा ना। लेकिन अगर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो धीरे धीरे ग्वाइटर हो जाएगा। ग्वाइटर देखे हो ना तुम लोग, ठीक है ना, ग्वाइटर। अरे भगवान, जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। स्कूल हाँ ये देखो, हाँ तुमको पिक्चर देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है नहीं? ये देखो, अरे क्या मजा आया सर एक वेट। तुम देखो, देख रहे हो, ये आयोडीन की वजह से हो गया ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे सब एक्यूमुलेट हो गया है सारी चीज़ें ना, एक्यूमुलेट हो गया जो नहीं होना चाहिए। सर्जरी करना पड़ेगा। सिंथेसिस करना था, हार्मोन ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे, थायरोक्सिन ग्लैंड से जो हुआ, लेकिन ऐसा सिंथेसिस हुआ ही नहीं। वो जमता गया। और लोग उसको बोल देगा ना कि भाई आपका ऑपरेशन कर, हाँ गर्दन काट दोगे मेरा तो मर ही जाएंगे हम तो। ना हम तो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे ना, ठीक है, मेरे को दर्द तो होता नहीं है, और घेगा लेके घूमो गर्दन के नीचे, और ऑपरेशन का नाम ले ले, गर्दन में छुरी चलाइएगा आप, मजाक कर रहे हैं क्या? हम मर जाएंगे। तो सर ऐसा सब सीन हो जाता है, बताओ मैं आपको। परफेक्ट चलने के लिए तो मतलब फिटनेस में रहना पड़ता है। हाँ तो फिटनेस रहना पड़ता है, बट कोई लोग को जिंदा रहने से मतलब है मरना नहीं चाहते वो दर्द लेके, ठीक है, वो सीन हो जाता है, ठीक है। बिटवीन द क्वार्टर एंड हार्ड ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा मैं आपको बता दूँ, जो भी वाटर होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी अच्छा पियो। कहीं का भी पानी पी लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, इट्स वेरी बैड। नमक का पानी नहीं। ठीक है ना, तो वो चीज़ें ध्यान रखना है आपको। हार्ड ड्रिंकिंग वाटर नहीं होना चाहिए। जो बोरिंग का पानी होता है डायरेक्ट पीने का नहीं, ठीक है। वो कहावत है ना कि मजबूरी है लेकिन पीने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, मजबूरी है लेकिन पीने का नहीं, ठीक है। द डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय एडिंग आयोडीन टू द टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, यस। एडिबल सॉल्ट बाय एडिंग पोटासियम आयोडाइड, इसलिए पोटासियम आयोडाइड जोड़ देते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हम लोग सोडियम क्लोराइड तो लेते हैं, नमक है उसमें, लेकिन टाटा सॉल्ट वाले क्या बोलते हैं, अब आ गया है वक्त, एक टीवी पे ऐड आ रहा है कि अब वक्त आ गया सोडियम कम करने का। एक तो ये बोलते हैं वो सोडियम कम करने का बात है, वो तो नॉर्मल है। बात ये है कि अलग से अगर उनको ये जो आयोडीन होता है, कुछ लोग खरीदते हैं एकदम बकवास सा वाला, मतलब 7-8 रुपये वाला गांव में, मतलब फिल्टर नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोग है 20 रुपये केजी या 30 रुपये केजी, या कुछ लोग तो 50 रुपये पर केजी वाला
वो खरीद के लाते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्ट खरीद के लाते हैं, और उसमें लिखा रहता है आयोडीन युक्त आयोडाइज्ड सॉल्ट। सर लेकिन आयोडीन तो सॉल्ट होगा ना। अरे उसमें अलग से जोड़ा जाता है, पेड़ पे थोड़ी आयोडीन मिलता है। अच्छा तो अब तुम नॉर्मल सॉल्ट खाओगे तो आयोडीन नहीं होगा, तो लो गर्द मतलब आयोडीन इज नालायक कहीं का, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड जोड़ा ना देख नहीं रहे हो तुम लोग, तभी तो 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 15 रुपये किलो वाला 5 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया उसने। अब 1 किलो में आधा किलो थोड़ी ना पोटेशियम आयोडाइड जोड़ता है, 2 चम्मच 4 चम्मच बहुत होगा, थोड़ा सा जोड़ेगा ना भाई। तो पता चला 1 केजी सोडियम क्लोराइड में NaCl में आधा मतलब 1 केजी मतलब 800 ग्राम ये है, 200 ग्राम ये, ऐसा नहीं भाई। पोटासियम आयोडाइड छोटा अमाउंट में डाल दिया कि हाँ भाई ठीक है, सही बात है कि नहीं, बोलो क्लियर है? यस हाँ जी। अच्छा अपनी बात भी थी, मैंने आपको बताया था एनीमिया जो है डिफिशियंसी ऑफ आयरन की वजह से होता है, बोलिए यस बोला था या नहीं बोला था? यस हाँ जी। और आयरन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन कमी हो गया तो ब्लड की कमी, तो आदमी को क्या हो जाएगा, आदमी का चेहरा जो क्या हो जाएगा, येलोइश दिखने लगेगा, पेल दिखने लगेगा, है ना, है ना। बहुत बढ़िया, अभी तो पार्टी वो तो खैर है, वो दैट इज़ ओके, बट हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। लॉस एपेटाइट, अंडरवेट हो जाता है आदमी, है ना, और आदमी जल्दी थक जाता है, अरे यार बहुत थक गए, 5 सीढ़ी चढ़ लिए बोल, और एक आदमी है जो नहीं थक रहा है ना। तो अब ये सब चीज़ें इंडियन वुमेन के अंदर होता है और प्रोन टू एनीमिया। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडियन वुमेन में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हालांकि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो इसको सुनना है सुन ले, माला कोई टेंशन नहीं, ठीक है, चाहे यूट्यूब पे सीखें या कुछ भी सीखें, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, उनको मिल्क से कुछ ज़्यादा एलर्जी होती है, ठीक है। आपको उसको उनको ये पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड दिस इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, क्लियर है ना। तो इम्पॉर्टेंट, और पानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब देखो क्यों, अब मुझे ये बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मैन लोग जो मेल लोग होते हैं वो 25 बार बाथरूम चले जाएंगे, बट फीमेल को क्या है कि भाई एक बार गए 5 बार जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये बार बार बाथरूम क्यों जा रही है ना। तो वो पानी कम पिएगी, और पानी कम पिएंगे तो कहीं ना कहीं वाटर कम पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारा जो न्यूट्रिशनल जो पार्ट है ना, वो चीज़ इफेक्ट नहीं होगा, हमारा ब्लड जो है प्योरीफाई प्रॉपर से नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है आपको, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि आयरन रिच फूड खाना चाहिए उनको। अब आप ही देख लो आयरन रिच फूड में क्या क्या चीज़ों से एलर्जी होता है उनको, नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो फिर उसके बाद क्या करना, बीमार हो जाना, और उस समय फिर RH नेगेटिव का सीन हो जाएगा। जब बच्चे पैदा होंगे तो टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे, टेढ़े मेढ़े मतलब समझ गए ना, हाँ जी। आयरन रिच फूड, देखो आयरन रिच फूड खाना चाहिए, लेकिन अब देखो मेल को क्या है, जो दोगे काई हरकत नहीं, चलेगा, ठीक है फूड। अब देखो सीन क्या होता है, अब से मीट है, पॉर्क है, ये है, सी फूड है, बीन्स है, स्पिनेच है, ड्राइड फ्रूट है, रेजिन्स है, एप्रिकॉट्स हैं, तो कुछ चीज़ें तो पसंद आता है, कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आता है। कुछ नॉन वेजिटेरियन रही, वेजिटेरियन रही तब तो फिर सत्यानाश है, फिर तो है कि नहीं, और नॉन वेजिटेरियन रह गई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और स्पिनेच खाने के लिए बोलो या कुछ चीज़ जो होता है नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, फ्रूट्स की अगर बात करें तो ये फ्रूट्स भी उनको खाना चाहिए, जैसे प्रून हो गया, जूस हो गया, ऑलिव्स हो गए, है ना, लोग नहीं खाते तो इसके लिए आपको क्या हो जाता है। अच्छा ये बताओ, बनाना जो है, अगर आप बनाना खाते हो तो क्या आपको आयरन मिलता है? यस, एप्पल में भी मिलता है, आयरन मिलता है आपको, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तो बहुत महंगा है, कौन खाएगा। चलो बनाना तो समझ में आता है, लेकिन एप्पल नहीं हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत खर्चे हो रहे हैं, कौन इतना खाता है, ये खाता है वो खाता है। उनको क्या पसंद आएगा, चिप्स पसंद आएगा, लेज़ पसंद आएगा, ये फालतू चीज़ें पसंद आएंगी। आयरन कहाँ है उसमें बताओ ज़रा, हाँ अरे है क्या, तो प्लास्टिक, हाँ उनको पानी पूरी चाहिए, हैं तो आयरन मिलेगा उसमें। अब पानी पूरी में देख लो कैसा हार्ड वाटर होता होगा, बिस्लेरी का पानी तो डालता नहीं है, बिस्लेरी का पानी बिस्लेरी का पानी तो डालता नहीं है, तब तो पक्का गोइटा सीन हो जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नमक तो घर पे अच्छा यूज़ करते ही हैं लोग, लेकिन जो लोग अच्छा यूज़ नहीं करते उनके लिए इशू आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके
उसी तरह से क्या है आपका हाइपोकैलेमिया। अच्छा, एनीमिया बीमारी होता कैसा है देख लो आप एक बार। और 2 और कर लेंगे देन विल क्लोज। अरे एनीमिया, तो ब्लड सेल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब ब्लड सेल्स ही प्रॉपर देखो, अरे मैंने आपको बताया था ना, ये देखो आदमी का, एक आदमी जिसका हाथ ठीक है, एक हाथ मतलब बोलते हैं ना हाथ आपका रेड है यानी ब्लड दिखता है, एक आदमी का एकदम पीला पीला हाथ है, देख रहे हो ये क्लॉट, क्यों जबरदस्ती क्लॉट है, ये कौन सी लैक ऑफ ब्लड। हाँ लैक ऑफ ब्लड, एक एकदम पीला पीला हाथ है, एकदम लगता है खून ही नहीं है उसके शरीर में, है कि नहीं। देख रहे हो ना, आइडिया लग गया होगा, तुम लोग समझ गए होगा एनीमिया का प्रॉब्लम है इस आदमी को। और दूसरा आदमी है जो उसका हाथ ठीक है, कंपैरिजन दिखा रहा है, उनको दिखाना भी जरूरी होगा, क्योंकि अगर सिर्फ सिंगल हाथ दिखाएगा ना तो आदमी नहीं समझ पाएगा कि करना कहना क्या चाहते हैं वो। बोलो डिड यू गेट में पॉइंट और नॉट? यस, हाँ जी। अब देखो, अब ये देख रहे हो एनीमिया में कौन सा वाला है, राइट वाला में प्रॉब्लम है कि लेफ्ट वाले में प्रॉब्लम है, बताओ। लेफ्ट वाले में प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ गए बात को। हालांकि आपको मैं इसलिए दिखा देता हूँ फोटो कि भाई आप लोगों को फील आ जाए कि भाई ये पेल का मतलब, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पेल होता है या नहीं होता है तुमको दिख गया था एक बार, जब एग्जाम में आएगा ना कि इन विच डिजीज द बॉडी द ह्यूमन हैंड या ऑर्गेन्स एक्सटर्नल ऑर्गेन्स बिकम पेल, तो तुरंत याद आएगा, अरे यार वो देखा था फोटो एनीमिया जैसा था, इसमें बड़ा सा आपको तुमको ये वॉलपेपर दिख जाएगा, ये सब चीज़ें, है ना। अब एनीमिया के बगल में इतना बेकार सा फोटो दिखा रखा है इन्होंने, 2 हाथ दिखा रखे हैं, तब तो पक्का टिक लगा दोगे, बोलो कि यस नो, हाँ जी। अब यही चीज़ तुमको मैं टेबल बना के दे दूँ कि एनीमिया ब्लड की वजह से होता है, टेबल कहाँ याद रहेगा, है ना। तो गूगल बाबा मदद करेंगे इसमें, हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे की कहानी देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया डिफिशिएंसी ऑफ पोटासियम की वजह से होता है। अब ये जो होता है इसके वजह से हाइपोकैलेमिया में किडनी डैमेज हो सकता है, वीकनेस होगा, और मसल्स पैरालिसिस मार दिया ना, बोलता है पैरालिसिस मार दिया, पैर नहीं काम कर रहा उसका, डैमेज हो गया, किडनी फेलियर हो गया या डैमेज हो गया, फेलियर हो गया तो मामला ही ख़राब, लेकिन डैमेज हो गया, एक किडनी काम नहीं कर रहा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस बोलो। हाइपोकैलेमिया देखना है एक बार, जल्दी से देख लो। हाइपो हार्ट रिलेटेड मामला है, देख रहे हो। वैसे यहाँ पे तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जो वर्किंग हार्ट का प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए वैसा वर्किंग नहीं हो रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी। ईसीजी करते हैं हम इसके अंदर, हार्ट की फंक्शनिंग चेक करते हैं कि हार्ट बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फाइनली रिजल्ट ये आता है कि हार्ट इज़ नॉट प्रॉपर वर्किंग वेल। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ता है। अब किडनी डैमेज हो गया, तो किडनी डैमेज आपको देखना है, तो अब दिखा देता हूँ किडनी डैमेज कैसे होता है। देखो देखो ये देखो, इंटरनल पार्ट में, एक्सटर्नल से पता नहीं चलेगा, इंटरनल पार्ट, ये देखो, देख रहे हो, देख रहे हो ना। अब आदमी को पेट में दर्द होने लग जाता है, क्यों? बोलता पेट में दर्द हो रहा है, मतलब राइट साइड में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है। देखो क्या हालत हो गया किडनी का। तुमने अटर फटर खटर फटर बाहर की चीज़ें खा खा के सत्यानाश कर रखा है। किडनी ठेका ले रखा है क्या सब चीज़ को साफ करने का? बोला ऐसी चीज़ें भी तुमने खा ली जो खाने के लिए बना ही नहीं था। नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, हैं? सही बात है कि नहीं? और अगर तुम खा रहे हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वर्कआउट तो करो। ये देखो क्या हालत हो गया किडनी, ये पूरी तरह से फेलियर हो गया किडनी एकदम। उसने बोल दिया अब बस कर पगले, रुलाएगा क्या, अब मर गया ये बेचारा, अब जान निकल गई किडनी की। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये देखो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब देखो हेल्दी किडनी ऐसा होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन को पता होगा, और बेकार जो किडनी का सिचुएशन ख़राब हो गया, ये देखो डिजीज किडनी देख रहे हो ना तुम, है ना। तो ये सीन हो गया, तो किडनी चेंज कर देते हैं। हाँ, जिनका बजट कम होता है वो बंदर का भी लगवा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं।
बकरे का आग लगा। अरे मैंने सुना तो है कहीं पे किसी चीज में लगाते हैं, अब किस में लगाते हैं वो थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को, कि मेरे ने मैं वो बोलूँगा नहीं, बेइज्जती खुद की हो जाएगी फिर। ये हमारे फैमिली के दूर दूर रिलेशन में किसी ने बंदर का लगवाया तो है कि उसका बजट थोड़ा कम था ना, तो सर आप देख लो, कम से कम 15-20 साल तो ठेकाओ सर, नहीं तो कहाँ से मैं 40-50 लाख रुपया लूँ, घर भी बेच दूँ, जमीन भी बेच दूँ, सब बेच दूँ, तो भी 50 लाख रुपया नहीं ला सकता मैं। देखो ना कुछ एडजस्ट हो सके तो लगे, देखो आदमी का नहीं मिलेगा। उसने सीधा बंदर नहीं बोला, आदमी का नहीं पाएगा। तो बोला सर जो करना है करो, बचा लो बस। ठीक है तो हम कुछ करते हैं, 10 लाख रुपए, 5 लाख तक अरेंजमेंट ये कर देंगे बस आपको। ठीक, अंदर कौन सा पार्ट से बदला ये मत पूछना बस। आदमी ठीक कर देगा आपका। प्रोडक्ट जो है ना, सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। डी कोड चाहिए तो डी फर्स्ट कॉपी मिलेगा। सुनो, आपको वीक सेक्शन 500 चाहिए तो नहीं मिलेगा, सॉरी। आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट सस्ता आइटम लगा दे, डिकोल टाइप, 1 रुपये पीस। 4 रुपये वाला नहीं, क्रॉसिंग नहीं मिलेगा। मतलब आपका काम हो जाएगा बस, ठीक है नहीं। तो हिपोकैल्मिया पता चल गया आपको, है ना। वीकनेस होता है, पैरालिसिस हो जाता है मसल्स का, ठीक है। इसके लिए पीछे ये वजह भी है, क्योंकि देखो किडनी अगर सपोर्ट करना बंद कर देगा ना, तो प्योर ऑक्सीजन नहीं भेज पाएगा, प्योर ब्लड नहीं भेजा, प्योर, अब किसी ऑर्गन पे प्योर ब्लड नहीं गया तो वो चीज़ पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस मारेगा कि नहीं मारेगा, बोलो यस, हाँ जी बोलो, क्लियर है कि नहीं। अगर प्योर भाई किडनी फेलियर हो गया या फिर किडनी डैमेज हो गया, फेलियर नहीं हुआ, डैमेज हो गया, तो एक्चुअली जिसको किडनी का काम क्या है, साफ सफाई करने का है कि नहीं, बोलो सही बात है, सफाई करने का काम है ना किडनी का। अब नालायक मर्डर कर दूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, है कि नहीं। साफ सफाई का काम है इसका। देखो मैं देसी भाषा में बोलता हूँ, ठीक है ना। हाँ वही साफ सफाई, देसी भाषा में समझ पसंद नहीं आता तो मैं आ जाऊँ क्या अमेरिकन एक्सेंट पे, बोलना मत सर कि आई एम नॉट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर अगला क्या है हमारा, तो अब उस जगह पे प्योर ब्लड नहीं गया, तो प्योर ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन, अब हार्ट पे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हार्ट का बीट काम नहीं, हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा, किडनी बराबर काम नहीं कर रहा, हार्ट पंपिंग बराबर तरीके से ब्लड को नहीं करेगा, पंपिंग नहीं करेगा, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा। अब ब्लड जो पहुंचा वो भी इम्प्योर पहुंचा, क्योंकि तुम्हारा किडनी डैमेज है बाबू, वो पार्ट्स तो गया, जिधर वो ब्लड पंप होके गया है वो पार्ट्स तो तुम्हारा गया, भगवान ही बचा सकते हैं उसको। तो क्लियर है कि नहीं, यस, हाँ जी। चलो अगला क्या है, हाइपोनेट्रीमा, हाँ जी, हाइपोनेट्रीमा, ठीक है। हाइपोनेट्रीमा सोडियम की कमी की वजह से होता है। अगर बॉडी में सोडियम लेवल कम है तो होता है, और इसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, लॉस ऑफ बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर लो गया, बीपी लो हो गया, या फिर बॉडी वेट कम होता है। हाइपोनेट्रीमिया एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लो, देखो लिखा है ना सोडियम ब्लड, लिखा तो वो तो खैर ठीक है, मेरे को फोटो दिखाना है ना, आपको क्या दिखाना। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा झुकते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे कमर दर्द करने लग गया, हाथ थोड़ा सा मुड़ेंगे तो बोले अरे बाप रे गर्दन दर्द करने लग गया। सुने हो ऐसा, हेलो, हाँ जी। सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो उनका तो पैर ऐसा पकड़ के बैठ जाता है जैसे कि लगता है उनका किडनी फेलियर हो गया हो पैर के अंदर। मतलब कहने का मतलब इतना उनका हालत खराब हो जाता है, बराबर। हाँ अब देखो हाइपर, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इशू तो है। देखो यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा कि बॉडी का सोडियम लेवल कम हुआ है, बस इतनी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं। बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, बॉडी वेट जितना वेट हो, मतलब अगर एवरेज बॉडी वेट तुम्हारा 70 है तो तुम्हारा वेट हो गया 65, 64 हो गया, 62 हो गया, 60 हो गया, यानी सोडियम लेवल बॉडी का कम हो गया है, ठीक है। यानी नमक कम खा रहे हो या चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हो, दैट डिपेंड्स लाइक। तो इसके अंदर क्या चीज़ होता है, हेडेक होता है, लेथार्जी, डिजीनेस होता है ना, साइकोसिस हो गया, कोमा में भी जा सकते हैं आदमी। ज़्यादा कुछ, अरे बाप रे, ना लास्ट टाइम रहेगा, वो लास्ट स्टेज है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो चीज़ें हैं
वॉमिटिंग हो गया, नोज़िया हो गया, डिजीनेस हो गया, लाइट हेडेडनेस हो गया, फेटिक फील कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को भूलने की बीमारी होने लग जाती है। खैर वो तो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर जो बात है ये सोडियम लेवल कम हो जाए, तो ये सारी चीज़ों का हम इलाज करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। क्लियर है? यस, हाँ जी बोलो। ठीक है, ये सारी बीमारी का इलाज हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।